नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टोरी पॉइंट चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। रुद्र ने खाना खाते हुए कहा। भाई मजा आ गया, बहुत दिनों बाद ऐसा टेस्टी खाना खाया है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोज ऐसा ही टेस्टी खाना खाऊं। अर्जुन ने रुद्र को घूर कर देखते हुए कहा, खाना तो नहीं, पर तुझे डंडे तो मैं रोज खिला सकता हूं। अगर तुझे डंडे खाने हो तो रोज घर पर आ जाना, सुबह शाम खिला दूंगा। रुद्र ने दांत दिखाते हुए कहा, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। अपने घर पर भी टेस्टी खाना बनता है। अब रुद्र वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। रुद्र अर्जुन के कैबिन के बाहर आता है तो आस्था उसे वहीं मिल जाती है। आस्था ने रुद्र को देखकर मासूम सा फेस बनाकर कहा, रुद्र सर, आई एम सॉरी। आस्था के सॉरी बोलने पर रुद्र सवालिया नजरों से देखता है, मानो पूछ रहा हो कि सॉरी किस लिए। आस्था ने रुद्र को याद दिलाते हुए कहा, वो सुबह मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी और कल रात आपको अच्छे से थैंक्स भी नहीं बोला था, इसलिए मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं। रुद्र ने खाना खाते हुए कहा, भाई मजा आ गया, बहुत दिनों बाद ऐसा टेस्टी खाना खाया है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोज ऐसा ही टेस्टी खाना खाऊं। अर्जुन ने रुद्र को घूर कर देखते हुए कहा, खाना तो नहीं, पर तुझे डंडे तो मैं रोज खिला सकता हूं। अगर तुझे डंडे खाने हो तो रोज घर पर आ जाना, सुबह शाम खिला दूंगा। रुद्र ने दांत दिखाते हुए कहा, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। अपने घर पर भी टेस्टी खाना बनता है। अब रुद्र वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। रुद्र अर्जुन के कैबिन के बाहर आता है तो आस्था उसे वहीं मिल जाती है। आस्था ने रुद्र को देखकर मासूम सा फेस बनाकर कहा, रुद्र सर, आई एम सॉरी। आस्था के सॉरी बोलने पर रुद्र सवालिया नजरों से देखता है, मानो पूछ रहा हो कि सॉरी किस लिए। आस्था ने रुद्र को याद दिलाते हुए कहा, वो सुबह मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी और कल रात आपको अच्छे से थैंक्स भी नहीं बोला था, इसलिए मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सो आई एम रियली रियली सॉरी सर। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, आपको मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप उस वक्त गुस्से में थी, भाई ने आपको काफी परेशान जो किया था, तो सुबह के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और हाँ, प्लीज आप मुझे सर कहकर मत बुलाइए, कॉल मी रुद्र या फिर रूडी भी बोल सकते हो। सर मुझ पर शूट नहीं करता। आस्था ने रुद्र से कहा, पर मैं कैसे आपको आपके नाम से बुला सकती हूँ, आप तो हमारे बॉस हैं ना। तो फिर, और अगर अर्जुन सर को पता चल गया तो वो फालतू में नाराज होंगे। अचानक रुद्र के मुंह से निकल जाता है, ओह हो भाभी, आप भी बहुत ज्यादा सोचते हो। आस्था ने कंफर्म करते हुए रुद्र से पूछा, क्या कहा आपने। रुद्र ने बात को संभालते हुए कहा, अरे मैं ये बोल रहा था कि मैं आपका बॉस नहीं हूं, भाई आपके बॉस हैं, सो प्लीज डोंट कॉल मी सर। और हाँ, थैंक्स, मुझे आपको बोलना चाहिए, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए, सो थैंक यू सो मच। आस्था और रुद्र एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें गुस्से में घूर रहा है। रुद्र और आस्था को ऐसे एक दूसरे बात करते देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन ने गुस्से में खुद से कहा, ये लड़की मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इसे देखकर लगता नहीं है कि ये यहाँ काम करने आती है, इसे इसका काम समझाना ही पड़ेगा। आस्था रुद्र से बात करके अपने कैबिन में आती है, तभी उसे अर्जुन का कॉल आता है। अर्जुन उसे अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। आस्था ने अर्जुन के कैबिन में पहुंचकर कहा, जी सर, आपने बुलाया। अर्जुन ने फाइल में देखते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम्हें यह बताना था कि आज शाम की मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगी। और हाँ, मीटिंग शहर से बाहर है तो हमें वहीं रुकना पड़ेगा, होटल में बुकिंग भी कर लेना। आस्था ने मना करते हुए कहा, सर मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप किसी और को ले जाइए। अर्जुन ने ऑर्डर देते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ जा रही हो। और हाँ, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूं जो तुमसे पूछूंगा कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। अब जाओ, जाके मीटिंग की तैयारी करो।
अर्जुन की बात सुनकर आस्था अपना मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। आस्था ने टेंशन लेते हुए खुद से कहा, अब मैं घर पर क्या बोलेगी, और अगर इस खड़ूस के साथ नहीं गई तो पता नहीं ये क्या करेगा मेरे साथ। आस्था अपने कैबिन में जाकर सबसे पहले होटल में रूम बुक करती है और फिर तनु को अपने पास बुलाकर सब बताती है। तनु ने आस्था को रिलैक्स करते हुए कहा, यार तू टेंशन मत ले, अंकल को मैं संभाल लूंगी। फिलहाल तू बॉस को संभाल और मीटिंग की तैयारी कर ले, वरना बॉस तेरी वाट लगा देंगे। वैसे ये बता, तू क्या ऐसे जाएगी मीटिंग में? अपनी हालत देखी है तूने? गंदे कपड़े और ऐसे बिखरे हुए बालों के साथ। क्योंकि खाना बनाते वक्त आस्था की हालत खराब हो गई थी, उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। आस्था ने तनु से कहा, तो क्या करूं, मेरे पास कपड़े तो है नहीं जो मैं चेंज कर लूं, यही पहन के जाना पड़ेगा। तभी कोई डोर नॉक करता है तो आस्था उसे अंदर आने के लिए कहती है। तो अमन अंदर आता है। अमन अपने हाथ में एक बड़ा सा पैकेट पकड़े हुए था। अमन ने आस्था को वो पैकेट देते हुए कहा, ये सर ने आपके लिए भेजा है। आस्था और तनु दोनों कंफ्यूजन के साथ अमन को देख रही थीं कि आखिर इस पैकेट में क्या है और सर ने ये आस्था को देने के लिए क्यों कहा। आस्था अमन के हाथ से वो पैकेट लेते हुए पूछा, इसमें क्या है और सर ये मुझे देने के लिए क्यों कहा है? इससे पहले अमन कुछ बोलता, आस्था का फोन बजता है। आस्था फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से अर्जुन की आवाज आती है। अर्जुन ने फोन पर आस्था से कहा, आई होप तुम्हें वो पैकेट मिल गया होगा। जवाब देते हुए कहा, जी सर मिल गया है, लेकिन इस पैकेट में है क्या? अर्जुन ने आस्था को टोंट मारते हुए कहा, उसमें तुम्हारे लिए एक ड्रेस है जो तुम्हें आज मीटिंग में पहनकर चलना है, क्योंकि तुम्हारी हालत तो मीटिंग में जाने लायक है नहीं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत की वजह से हमें ये प्रोजेक्ट ना मिले तो तुम वही ड्रेस पहनकर चलोगी। आस्था ने अपने मन में कहा, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने अपनी ये हालत खुद जानबूझकर की है, जैसे इसमें इनकी कोई गलती ही नहीं है। आस्था अपनी ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, क्या हुआ आस्था, तुम सुन रही हो? मैंने अभी क्या कहा? ओनली 30 मिनट है तुम्हारे पास रेडी होने के लिए, सो हरी अप, इतना बोलकर फोन रख देता है। आस्था जब वो पैकेट खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आस्था ने तनु को मना करते हुए कहा, तनु यार मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, तुझे तो पता है ना कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। क्योंकि वो एक शॉर्ट नी लेंथ ड्रेस थी और आस्था इतने शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती थी। तनु ने आस्था को समझाते हुए कहा, रिलैक्स यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ड्रेस में, और वैसे भी हाई प्रोफाइल लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, और तू जहां जा रही है वहां सब हाई प्रोफाइल लोग ही होंगे और तुझे वहां कोई नहीं जानता, सो डोंट वरी। अब चल, तुझे रेडी होने में हेल्प कर देती हूँ। आस्था और तनु वहां से रेडी होने चली जाती हैं। आस्था जब रेडी होकर आती है तो कुछ देर के लिए तनु तो आंखें फाड़े उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर की उस नी लेंथ ड्रेस में आस्था बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस ब्लैक कलर की ड्रेस में उसका गोरा रंग और निखर रहा था। अगर कोई एक बार उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। यही हाल अभी हमारी तनु का था, जो बिना पलक झपकाए आस्था को देख रही थी। आस्था ने तनु के सामने आकर हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ तनु, तू ऐसे क्यों देख रही है? क्या बहुत बुरी लग रही हूं मैं? तनु ने खुश होते हुए कहा, बुरी नहीं मेरी जान, तू बहुत हॉट लग रही है। अगर मैं लड़का होती ना तो पक्का तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेती। आस्था बार बार अपनी ड्रेस को नीचे खींच रही थी क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आस्था को ऐसा करते देखकर तनु उसे घूर के देखती है। तनु के ऐसे घूर कर देखने से आस्था ने उससे पूछा, क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तनु ने आस्था से कहा, मैं ये देख रही हूं कि तू क्या कर रही है। तेरे ऐसा करने से ड्रेस लंबी नहीं हो जाएगी, जो तू बार बार उसे खींच रही है। इसे खींचना बंद कर और जा, बॉस का दिया हुआ टाइम खत्म हो गया है। अगर तू लेट हुई तो वो फिर से तुझे कुछ ना कुछ पनिशमेंट दे देंगे। आस्था जल्दी से वहां से अर्जुन के कैबिन की तरफ चली जाती है। जब आस्था अर्जुन के कैबिन की तरफ जा रही थी तो पूरे ऑफिस का स्टाफ उसे ही घूर रहा था। लड़के उसकी खूबसूरती में खोते जा रहे थे तो वहीं लड़कियां उसकी खूबसूरती से जल रही थीं। आस्था सबके ऐसे घूरने पर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो जल्दी से अर्जुन के कैबिन के बाहर जाकर उसके डोर पर नॉक करती है तो अर्जुन उसे अंदर आने के लिए कहता है। जब आस्था कैबिन के अंदर आती है
तब अर्जुन किसी फाइल में बिजी था। आस्था के अंदर आते ही वो अपनी नजरें फाइल से हटाकर आस्था की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। आस्था को देखकर तो अर्जुन की सांसें उसके गले में ही अटक गई थीं। वो तो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। अर्जुन के ऐसे देखने पर आस्था को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आस्था ने अपने मन में खुद से कहा, इन्हें क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे कच्चा ही चबा जाएंगे? इनके दिए हुए टाइम पर तो आ गई हूं। तभी अर्जुन का फोन बजता है, जिससे अर्जुन अपने सेंस में आ जाता है और फोन पिक करता है। फोन पर अमन था, जो उन लोगों को चलने के लिए बोल रहा था। अर्जुन फोन पर बात करने के बाद आस्था के साथ वहां से निकल जाता है। जब वो दोनों बाहर आ रहे थे तो ऑफिस की सारी लड़कियां आस्था को खा जाने वाली नजरों से देख रही थीं। ये बात आस्था ने नोटिस कर ली थी, लेकिन वो इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन के साथ वहां से निकल जाती है। आस्था और अर्जुन दोनों बाहर अर्जुन की गाड़ी के पास आ जाते हैं तो अर्जुन आस्था को अंदर बैठने के लिए कहता है। वहीं खड़ा अर्जुन का ड्राइवर ये सब देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आज तक सर ने अपनी गाड़ी में किसी लड़की को नहीं बिठाया, लेकिन आज वो किसी लड़की के साथ मीटिंग में जा रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ी से। अर्जुन ने ड्राइवर को ऐसे खड़ा देखकर गुस्से से कहा, क्या हुआ? यहाँ खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाके गाड़ी स्टार्ट करो, वरना हम लेट हो जाएंगे। अर्जुन के ऐसा कहते ही ड्राइवर गाड़ी में बैठ जाता है और अर्जुन के बैठते ही वहां से गाड़ी स्टार्ट करके ले जाता है। वहीं आस्था ने परेशान होते हुए खुद से कहा, अगर पापा को पता चला कि मैंने उनसे झूठ बोला है तो पता नहीं क्या होगा। आई होप तनु सब संभाल ले। वैसे पापा को तो तनु संभाल ही लेगी, लेकिन इस खड़ूस को मैं कैसे संभालूंगी? पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। आई होप ये वहां जाकर मुझे परेशान ना करे। आस्था को ऐसे सोचता देख अर्जुन उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? आस्था ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सर, मैं ठीक हूं। बस मीटिंग की वजह से थोड़ी टेंशन हो रही है। ये मेरी पहली मीटिंग है, इस वजह से। अर्जुन ने अपने मन में खुद से कहा, मुझे पता है तुम मीटिंग की वजह से नहीं, किसी और वजह से परेशान हो आस्था। तुम्हें परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि तुमने अर्जुन सिंह राठौर के साथ उलझने की भूल की है। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि अर्जुन सिंह राठौर के साथ उलझने का क्या अंजाम होता है। अब आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। और एक डेविल स्माइल देता है। अर्जुन की गाड़ी उस होटल के बाहर आकर रुकती है जहां उसकी मीटिंग थी। तो अर्जुन और आस्था दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हुए आस्था होटल को बड़ी गौर से देख रही थी, क्योंकि वो होटल काफी खूबसूरत था और आस्था ऐसी जगह पहली बार आई थी, क्योंकि वो एक 5 स्टार होटल था जहां जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जब आस्था अर्जुन के साथ अंदर जा रही थी तो वहां खड़े लड़के आस्था को अजीब नजरों से घूर रहे थे, जो अर्जुन ने नोटिस कर लिया था। उन लड़कों का इस तरह आस्था को घूरना अर्जुन को पसंद नहीं आ रहा था। उसे उन लड़कों पर काफी गुस्सा आ रहा था। इस बात से अनजान आस्था अपनी ही धुन में बस होटल की खूबसूरती को देखे जा रही थी। कुछ देर में वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी लोग बैठे हुए उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। वहां बैठा हर एक इंसान आस्था की खूबसूरती में खो सा जाता है, और जब वो लोग आस्था को अर्जुन के साथ देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अर्जुन किसी लड़की के साथ आया है। क्योंकि वहां बैठे हर इंसान को पता था कि अर्जुन सिंह राठौर अपने आस पास किसी भी लड़की को भटकने तक नहीं देता, और आज वो किसी लड़की के साथ मीटिंग में आया है। ये सब देखकर वहां बैठे सभी लोग शॉक्ड थे, मगर कोई था जिसे आस्था को अर्जुन के साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि सनाया थी, जो आस्था को अर्जुन के साथ देखकर पागल हुई जा रही थी। इस वक्त वो आस्था को जान से मार डालना चाहती थी। सनाया यहाँ अपने पापा की जगह आई थी, क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब थी, जिस वजह से वो ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने सनाया को भेज दिया, और सनाया ये अच्छे से जानती थी कि इस मीटिंग में अर्जुन भी आने वाला है। तो वो खुशी यहाँ आ गई थी, और यहाँ आस्था को अर्जुन के साथ देखकर मानो वो पागल ही हुई जा रही थी। सनाया मन ही मन आस्था को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। अर्जुन आकर अपनी जगह बैठ जाता है और उसके बगल में ही आस्था बैठ जाती है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग एक दूसरे के लिए ही बने हों, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर।
कुछ देर में मीटिंग चलने के बाद सब लोग अर्जुन को कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसे ही मिला था। तभी उनमें से एक आदमी अर्जुन के पास आ एलकर उसे कहता है, बधाई हो मिस्टर राठौर, वैसे मुझे पता था ये प्रोजेक्ट आप ही ले जाएंगे और ये बात यहाँ बैठा हर एक इंसान जानता है। जो चीज आपको चाहिए उसे आप किसी भी कीमत पर हासिल कर ही लेते हैं। वैसे ये सब छोड़िए, मैं तो यहाँ आपको अपनी पार्टी में इनवाइट करने आया था। वो क्या है ना, आज मेरा बेटा लंदन से इंडिया वापस आया है, तो इसी खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो प्लीज आप जरूर आइएगा। आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अर्जुन कुछ सोचते हुए उन्हें हाँ बोल देता है और फिर आस्था की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल देता है और अर्जुन आस्था की तरफ चल देता है, जो अर्जुन से थोड़ी दूर पर खड़े होकर किसी से बात कर रही थी। अर्जुन ने आस्था के पास पहुंचकर आस्था से कहा, आस्था, आज यहाँ एक पार्टी है जो हमें अटेंड करनी है, तो तुम जाकर पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे रूम में पहुंच जाएंगे। आस्था ने मना करते हुए कहा, लेकिन सर किसकी पार्टी है और क्या हमारा पार्टी में जाना जरूरी है? प्लीज आप अकेले चले जाइए, हमें नहीं जाना। अर्जुन ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, यह हमारे एक क्लाइंट मिस्टर मेहरा की पार्टी है और हाँ, मिस्टर मेहरा ने तुम्हें भी पार्टी में आने के लिए कहा है, तो जाओ, जाकर पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। आस्था ने अर्जुन को याद दिलाते हुए कहा, सर पार्टी के लिए रेडी क्या होना है? हम यहाँ कोई दूसरे कपड़े तो लाए नहीं हैं और ना ही हमारे पास कोई मेकअप का सामान है जिससे हम रेडी हो जाए। हम जैसे हैं वैसे ही चलते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अकेले चले जाइए, हमें नहीं जाना। अर्जुन ने ऑर्डर देते हुए कहा, तुम अपने रूम में जाओ, पार्टी के लिए ड्रेस और सारा सामान तुम्हारे रूम में पहुंच जाएगा। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगी, समझी तुम? आस्था ने बहाना बनाते हुए कहा, लेकिन सर उसकी क्या जरूरत है, हमारा जाना इतना भी जरूरी नहीं है, और अगर हमें ही है तो हम ऐसे भी तो जा सकते हैं। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते, तुम रूम में जाओ, जाके रेडी हो जाओ। अर्जुन आस्था को इस ड्रेस में पार्टी में नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि अगर आस्था इस ड्रेस में पार्टी में गई तो सब लोग उसे ही घूर घूर कर देखेंगे, जो अर्जुन नहीं चाहता था। आस्था वहां से अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, एक वो मैं इतनी दूर मीटिंग के लिए आई हूं, वो भी अपने पापा से झूठ बोलकर, और अब मुझे एक ऐसी पार्टी में जाना पड़ रहा है जहां मैं किसी को जानती तक नहीं हूं। आस्था अपने रूम में आकर सीधे वॉशरूम में चली जाती है। वहां जाकर वो अपना मुंह और हाथ पैर धोकर आती है। तभी उसके रूम के दरवाजे पर कोई नोक करता है। आस्था जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसी होटल के स्टाफ की एक लड़की अपने हाथों में सामान लिए हुए खड़ी थी, जो अर्जुन ने भेजा था, जिसमें एक ड्रेस भी थी। आस्था उस लड़की के हाथ से सारा सामान लेकर अंदर चली जाती है। आस्था ने उस ड्रेस को खोलते हुए कहा, पहले मैं इस ड्रेस को खोलकर देखती हूँ, कहीं ये ड्रेस भी छोटी ना हो। पहले ही जो ड्रेस पहनी है उसकी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, और अब मैं पार्टी में ऐसी ड्रेस पहनकर नहीं जाऊंगी, चाहे वो खड़ूस गुस्सा क्यों ना हो जाए। लेकिन जब आस्था ने उस ड्रेस को देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि ये ड्रेस उस ड्रेस के काफी ऑपोजिट थी। ये एक स्काई ब्लू कलर गाउन था जो काफी खूबसूरत था, जो एक ऑफ शोल्डर गाउन था। आस्था ने जब वो गाउन देखा तो उसे वो काफी पसंद आया और वो उसे लेकर तैयार होने चली गई। आस्था जब रेडी होकर आती है तो वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने बालों का बन बनाया हुआ था और हल्का सा मेकअप किया हुआ था और होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, जिससे उसके होंठ गुलाब के फूल की तरह लग रहे थे। तभी आस्था के रूम के बाहर कोई नोक करता है तो आस्था जाकर डोर ओपन करती है तो सामने अर्जुन खड़ा था। वो यहाँ आस्था को पार्टी के लिए लेने आया था। अर्जुन ने जब आस्था को देखा तो देखता ही रह गया। आस्था को देखकर उसका दिल मानो धड़कना ही भूल गया था और वो धीरे धीरे आस्था के करीब जाने लगा। अर्जुन को अपने करीब आते देखकर आस्था भी अपने कदमों को पीछे लेने लगती है और जाकर दीवार से लग जाती है। वो वहां से और पीछे नहीं जा सकती थी, लेकिन अर्जुन अभी भी उसके पास आ रहा था। अर्जुन को इस तरह अपने करीब आते देखकर आस्था थोड़ा डर जाती है। आस्था ने अपने मन में खुद से कहा, आज इस खड़ूस को क्या हो गया है जो ये इस तरह से बिहेव कर रहा है? कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं? नहीं,
नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। आस्था ये सब सोच ही रही थी कि तब तक अर्जुन उसके बिल्कुल पास आ जाता है। अर्जुन आस्था के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। आस्था को अर्जुन की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। तभी अर्जुन अपना एक हाथ आस्था की तरफ ले जाता है, जिसे देखकर आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है। आस्था को देखकर अर्जुन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अर्जुन एक हाथ से आस्था के बन को खोल देता है, जिससे आस्था के बाल उसके कंधों पर बिखर जाते हैं और आस्था के कंधे उसके बलों से छुप जाते हैं। फिर अर्जुन ने आस्था को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, अब ठीक है, अब चलो। अर्जुन के ऐसा करने पर आस्था को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। आस्था ने गुस्से में सोचते हुए अपने मन में कहा, यह आदमी सच में पागल वागल तो नहीं है, जो मेरी हेयर स्टाइल बिगाड़ने के बाद कर बोल रहा है कि अब ठीक है, लगता है इसका स्क्रू सच में ढीला हो गया है। इसे किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है जो इसका अच्छे से इलाज कर सके। बेचारी आस्था ये नहीं जानती थी कि अर्जुन अपनी जेलसी की वजह से ये सब कर रहा है, क्योंकि उस ऑफ शोल्डर गाउन की वजह से आस्था के कंधे और उसकी कॉलर बोन साफ साफ दिख रही थी, जिस वजह से आस्था और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और अर्जुन नहीं चाहता था कि आस्था को फिर कोई अपनी लस्ट भरी नजरों से देखे, इसीलिए उसने ये सब किया था। लेकिन अर्जुन ये नहीं जानता था कि उसके ऐसा करने से आस्था और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और फिर वो दोनों वहां से पार्टी के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही थम जाती हैं, क्योंकि वो दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। वहां पर जितनी भी लड़कियां थीं वो आस्था से जल रही थीं और लड़के उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। उन लड़कों का आस्था को इस तरह से देखना अर्जुन को पसंद नहीं आ रहा था। लड़कों का इस तरह से आस्था को घूरने पर अर्जुन आस्था की कमर में हाथ डाल लेता है, मानो कि वो सब दिखाना चाहता हो कि आस्था अकेली नहीं है। अर्जुन का इस तरह से अपनी कमर में हाथ डालने पर आस्था हड़बड़ा जाती है और अर्जुन का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। आस्था ने अर्जुन का हाथ हटाते हुए कहा, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अपना हाथ हटाइए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अर्जुन ने आस्था की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, तुम मेरे साथ हो तो जस्ट रिलैक्स। और कोई क्या सोचता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हें पड़ना चाहिए। आस्था ने थोड़े गुस्से में कहा, सर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बारे में कोई कुछ गलत सोचे। आस्था के कुछ भी बोलने पर अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं सनाया आस्था को अर्जुन के साथ देखकर आग बबूला हो रही थी। तभी किसी ने सनाया के पास आकर कहा, हे, कैसी हो मिस ब्यूटीफुल? तब सनाया उस शख्स को अपने सामने देखकर शॉक रह जाती है और सरप्राइज होते हुए कहती है, दीप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीप ने उल्टा सनाया से पूछते हुए कहा, यह बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सनाया ने दीप से कहा, मैं तो यहाँ मिस्टर मेहरा की पार्टी में आई हूँ। आज उनका बेटा लंदन से वापस इंडिया आ रहा है, तो उन्होंने पार्टी दी, मैं वही पार्टी अटेंड करने आई हूँ। दीप ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मैडम, तो आप यहाँ पार्टी अटेंड करने आई है, लेकिन जिसके लिए ये पार्टी रखी गई है आप उसे ही नहीं जानती। सनाया ने सरप्राइज होते हुए कहा, ओह माय गॉड, तो तुम मिस्टर मेहरा के बेटे दीप मेहरा हो? दीप ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई शक? वैसे काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, हम नहीं। और हाँ, तुम्हारे उस ड्रीम बॉय का क्या हुआ, जिसके सपने तुम लंदन में हमेशा देखा करती थी? सनाया ने अर्जुन और आस्था को देखते हुए गुस्से में कहा, उसको कोई मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दीप भी उसी तरफ देखता है जहां सनाया देख रही थी। तभी उसकी नजर आस्था पर पड़ती है, तो वो आस्था को देखता ही रह जाता है और उसके मन में आस्था को पाने की तड़प जाग जाती है। वो आस्था को किसी भी कीमत पर पाना के ख्वाब देखने लगता है। तभी सनाया की नजर दीप पर जाती है, जो आस्था को ललचाई नजरों से देख रहा था, क्योंकि सनाया को अच्छे से पता था दीप कैसा है। अगर एक बार उसे कोई लड़की पसंद आ गई तो वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दीप को इस तरह से आस्था को देखते हुए सनाया ने दीप से कहा, क्या हुआ, पसंद आ गई है क्या? सनाया के इस तरह बोलने से दीप थोड़ा हड़बड़ा जाता है। दीप ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। सनाया ने हंसते हुए दीप से कहा, डोंट वरी यार,
तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हारे बारे में जस्ट रिलैक्स, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। दीप ने क्यूरियस होते हुए सनाया से पूछा, क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगी? नेहा में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। दीप ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, बस एक बार उसे पाने के लिए मेरी हेल्प कर दो। सनाया ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तो फिर चलो मेरे साथ। सनाया और दीप जब अर्जुन और आस्था के पास पहुंचते हैं तो सनाया ने अर्जुन और दीप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, इससे मिलो, ये है दीप मेहरा, मिस्टर मेहरा का बेटा, जिसके लिए आज ये पार्टी रखी गई है, और मेरा फ्रेंड जो मुझे लंदन में मिला था। और दीप ये है अर्जुन सिंह राठौर और मेरा दोस्त। सनाया के इंट्रोड्यूस करवाने से वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी दीप आस्था को देखते हुए पूछता है, और ये मिस ब्यूटीफुल कौन है? दीप के इस तरह से पूछने पर अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। तभी आस्था ने एक स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहा, जी, मैं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूं। ये बात आस्था अर्जुन की तरफ इशारा करके बोलती है। ये सुनकर दीप मन ही मन खुश हो जाता है। दीप अपने मन में सोचते हुए कहता है, चलो, अच्छा है कि ये अर्जुन की पर्सनल सेक्रेटरी है, तो अर्जुन को उससे क्या फर्क पड़ेगा कि उसके साथ क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आस्था की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो आस्था के इस जवाब से खुश नहीं था, और वो उन दोनों को एक्सक्यूज करके आस्था को वहां से अपने साथ ले जाता है, जो कि सनाया को पसंद नहीं आया था। तो सनाया ने गुस्से में दांत पिसते हुए दीप से कहा, दीप, आई डोंट केयर, तुम इस लड़की के साथ क्या करते हो क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसके साथ कुछ भी करो, लेकिन इसे अर्जुन से दूर रखो। मैं अब और इसे अर्जुन के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीप ने सनाया की बात को समझते हुए कहा, ओह, तो अब समझा तुम क्यों मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि तुम अर्जुन को पसंद करती हो और तुमसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई और लड़की उसके पास जाए। सनाया ने दीप से गुस्से में कहा, हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की उसके आस पास भी भटके, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दीप ने सनाया से कहा, ओके, फिर ठीक है, तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सनाया ने कहा, ओके, डन। दीप ने सनाया से पूछा, लेकिन प्लान क्या है? सनाया ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम तो बस अपने रूम में रेडी रहना, तुम्हारा पार्सल वहां पहुंच जाएगा। और फिर वो दोनों इसी तरह से अपने प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। इधर अर्जुन ने आस्था पर गुस्सा होते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे बताने की कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो? मैं बात कर रहा था ना, चुप नहीं रह सकती थी। आस्था ने परेशान होते हुए अपने मन में कहा, अबे यार, क्या प्रॉब्लम है इस आदमी की? अब जब मैं सेक्रेटरी हूं तो वही तो बोलूंगी। ये तो ऐसे भड़क रहा है जैसे मैंने खुद को इसकी गर्लफ्रेंड बोल दिया हो। इसके गुस्से से बचने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। कुछ सोच आस्था, कुछ सोच, नहीं तो ये ऐसे ही भड़कता रहेगा। अर्जुन अभी भी आस्था को डांट रहा था कि तभी आस्था ने एकदम से कहा, वॉशरूम। अर्जुन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, व्हाट? आस्था ने समझाते हुए कहा, अरे मुझे वॉशरूम जाना है। अर्जुन ने आस्था से कहा, चलो। आस्था ने हैरान बोलते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ वॉशरूम जाएंगे? अर्जुन ने आस्था को घूरते हुए पूछा, तुम्हें यहां वॉशरूम पता है? आस्था ने गुस्सा होते हुए कहा, पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साथ लेकर जाऊंगी। किसी से पूछकर भी तो जा सकती हूं ना। ये बोलकर आस्था बिना अर्जुन की कोई बात सुने वहां से चली जाती है और एक वेटर से वॉशरूम का पूछकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आस्था को वॉशरूम की तरफ जाते सनाया ने देख लिया था, तो वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। आस्था जब वॉशरूम से फ्री होकर वहीं मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को ठीक कर रही थी, तभी वहां सनाया आ जाती है। वो भी वहीं आस्था के बगल में खड़ी हो जाती है और आस्था से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आस्था सनाया को इग्नोर कर रही थी। सनाया को आस्था का ऐसे खुद को इग्नोर करना सनाया को गुस्सा दिला रहा था। सनाया ने आस्था को ताना मारते हुए कहा, तुम मिस सेक्रेटरी, तुम अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो। अच्छा होगा कि तुम अपनी औकात ना भूलो। सनाया का इस तरह बात करना आस्था को समझ नहीं आ रहा था। आस्था यही सोच रही थी,
ये इस तरह से क्यों बात कर रही है? तो आस्था ने सनाया से ही पूछते हुए कहा, आप क्या बोल रही हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या साफ साफ बताएंगी? सनाया ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ, जो अमीर लड़कों को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सनाया के ऐसा बोलने पर आस्था को बहुत गुस्सा आ जाता है और आस्था ने सनाया से गुस्से में कहा, व्हाट यू मीन मेरे जैसी लड़कियां? आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं लड़कों को फंसाने आई हूं? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं यहाँ अपने काम की वजह से आई हूं, ना कि किसी और की तरह पार्टी एंजॉय करने। ये बात आस्था सनाया को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती है, जिससे सनाया को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सनाया ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा, आई डोंट केयर तुम यहाँ किस वजह से आई हो, लेकिन अर्जुन से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आस्था ने गुस्से में कहा, एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझे एडवाइस देने वाली? माना कि तुम अर्जुन सर की दोस्त हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ऑर्डर दोगी। मुझे ऑर्डर देने का राइट केवल सर को है, वो भी ऑफिस में, ऑफिस के बाहर में उनके भी ऑर्डर ना मानूं तो तुम किस खेत की मूली हो? आस्था के ऐसा बोलने पर सनाया ने भड़कते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूली कहने की? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं? आस्था ने इरिटेट होते हुए अपने मन में कहा, अबे यार, किस गद्दी से पाला पड़ गया है, इसे तो कहावत भी समझ नहीं आती। अगर मैं इससे यहाँ और बहस करती रही ना तो बाहर वो खड़ूस मुझे मार डालेगा, 100 सवाल पूछेगा कि इतनी देर कहाँ हो गई, और उसे क्या बताऊंगी कि उसकी बददिमाग दोस्त मुझसे झगड़ा कर रही थी, तो वो मेरी बात पर भरोसा भी नहीं करेगा। इससे तो अच्छा यहां से निकलने में ही भलाई है। फिर आस्था ने सनाया से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम जो भी अपने लिए हो, और अगर तुम सबसे यही बोलोगी कि मैं कौन हूं तो सब तुम्हें पागल समझेंगे, एक ऐसा पागल जिसे यही नहीं पता कि वो कौन है। बाय द वे, मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ, तुम बाहर जाकर किसी और से भी पूछ सकती हो तुम कौन हो, ठीक है? ये बोलकर आस्था वहां से चली जाती है। सनाया वहीं गुस्से में खड़ी होकर कहती है, बहुत ज्यादा उड़ रही हो ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, बस आज रात, उसके बाद तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी। और फिर एक खतरनाक स्माइल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें, वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।